हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल STC। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लावर जो है वो उसका फंक्शन क्या है। तो फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म में। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड कार्पेल। सेपल्स को बाह्य दल भी कहते हैं, पेटल्स को दल, स्टैमेंस को पुंकेसर एंड कार्पेल्स को अंडप। ग्रुप ऑफ सेपल्स अर्थात बाह्य दल के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स नोन एज कोरोला अर्थात दल के समूह को हम कोरोला कहते हैं। स्टैमेंस के समूह को एंड्रोशियम यानी पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ कार्पेल्स नोन एज गाइनोशियम अर्थात कार्पेल्स अंडप के समूह को हम जायांग कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये फ्लावर का चित्र है। इस फ्लावर में ये जो कलरफुल पार्ट्स है, कलरफुल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। पेटल्स यानी कि पंखुड़ी, पंखुड़ी कहते हैं हम जो कलरफुल पार्ट्स है फ्लावर का। फ्लावर के ये कलरफुल पार्ट्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कीट को आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन परागन के लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। अब ये पेटल्स है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को अभी जस्ट मैंने बताया कि सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर का पार्ट्स है फ्लावर का, और ये पार्ट जो है ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये दोनों पार्ट जो सेपल्स है और पेटल्स है, ये दोनों पार्ट्स एसेसरी ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्लावर के 2 एसेसरी ऑर्गन हैं, सेपल्स एंड पेटल्स। याद रखेंगे आप, सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं एसेसरी ऑर्गन के नाम यानी कि सहायक अंग हैं। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मदद नहीं करते हैं, इसलिए ये एसेसरी ऑर्गन के नाम से जाने जाते हैं। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स का, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्टैमेन एंड कार्पेल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स है ये इसको स्टैमेन कहते हैं, ये पार्ट स्टैमेन है। स्टैमेन के भी 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, आप किसी भी फ्लावर्स को आप ले सकते हैं, उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन एंथर है और कौन फिलामेंट है, यानी कि आप मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी आप सर्च कर सकते हैं आप फ्लावर्स को लेकर। तो आप यहाँ से आप जान लीजिए कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। तो कोई भी अगर फ्लावर है तो उसमें मेल पार्ट्स जो हैं वो जनरली साइड में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर ऊपर में प्रेजेंट है वो एंथर है और नीचे ये फिलामेंट है। अब जो मिडिल पोर्शन है आपको दिख रहा है, मिडिल पोर्शन वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यानी मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम अंडप या कार्पेल के नाम से जानते हैं। अंडप या कार्पेल के 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे ऊपरी भाग आपको दिख रहा है वो है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। जो मिडिल पोर्शन है उसको हम स्टाइल यानी वर्तिका के नाम से जानते हैं, और जो सबसे नीचे स्वलन पार्ट यानी कि फूला हुआ भाग है उसको हम ओवरी यानी अंडाशय के नाम से जानते हैं। इसको हम अपने अलग वीडियो में भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेल पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जो फीमेल पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्टूडेंट्स, ये स्टैमेन का स्ट्रक्चर है। स्टैमेन, ग्रुप ऑफ स्टैमेन अभी जस्ट मैंने बताया, ग्रुप ऑफ स्टैमेन एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है आपको। स्टैमेन जिसको हम पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर के ग्रुप को पुमंग कहते हैं। तो यहाँ मैंने पुंकेसर का स्ट्रक्चर बनाया है। पुंकेसर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर यानी घुंडी नुमा जो संरचना नज़र आ रही है, ये घुंडी नुमा संरचना,
ये घुंडी नुमा जो संरचना है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। यानी स्टैमेन के दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर जिसको हम परागकोश के नाम से जानते हैं, और फिलामेंट जिसको हम तंतु के नाम से जानते हैं। परागकोश जो है, इसमें परागकण बनते हैं, इसलिए इसको परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, इसलिए, ठीक है, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम परागकोश के नाम से जानते हैं। परागकण जो होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे संरचना होती है जो इसके अंदर में बनता है। अभी मैंने आपको बताया ये स्टैमेन का स्ट्रक्चर है, एंथर एंड फिलामेंट, इसके दो पार्ट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर का टीएस, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर और एंथर में कौन कौन से लेयर्स हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर। तो एंथर जो है एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल घुंडी नुमा संरचना है। ये एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल याद रखना है, चतुष्कोणीय संरचना है। ये जो चतुष्कोणीय संरचना है, इसके ये दो भागों में बटा हुआ है, एक और दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि टू लोब्ड स्ट्रक्चर है। टू लोब, स्टूडेंट्स, टू लोब स्ट्रक्चर है, याद रखना है, एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टू लोब स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल चतुष्कोणीय, आप देख सकते हैं ये चतुष्कोणीय संरचना है। अब इसमें जो आपको जानना है कि इसके कितने लेयर्स होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसके कितने लेयर्स हैं। तो इसके 3 वॉल हैं। 3 वॉल में आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर, ये दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा या बाह्य संरचना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है, इसके जस्ट अंदर 1 लेयर स्ट्रक्चर है जिसको हम एंडोथेशियम के नाम से जानते हैं। एंडोथेशियम, अंतःथीशियम। आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी त्वचा है उसको एपिडर्मिस, उसके अंदर जो है एंडोथीसियम। अब इसके अंदर 2 से 3 लेयर की दीवार मौजूद होती है जिसे हम मध्य परत के नाम से जानते हैं। ये 2 से 3 लेयर की जो दीवार होती है उसको हम मिडिल लेयर्स यानी मध्य परत के नाम से जानते हैं। ये मध्य परत जो होती है ये 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है। इसको याद रखना है, ये 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है और इसके अंदर हर एक कोने पर एक लघु बीजाणुधानी मौजूद होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू जिसमें भरे होते हैं। इस लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ टैपिटम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टैपिटम डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टैपिटम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इस टैपिटम के हर सेल्स में 2 या 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। टैपिटम के हर सेल्स में 2 या 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। एंडोमाइटोसिस, ये क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, एंडो किस प्रोसेस से ये बनते हैं, तो एंडोमाइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं। और ये एंडोमाइटोसिस प्रोसेस में केवल न्यूक्लियस डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं,
लेकिन कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन नहीं होती है, इसलिए ये बहुकेंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट में होते हैं, इसलिए अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको याद रखना है कि ये बहुकेंद्रक होते हैं यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ जिसको आप नोट कर लेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं यानी कि बहुकेंद्रक होते हैं। बहुकेंद्रक क्यों बहुकेंद्रक होते हैं? क्योंकि ये एंडोमाइटोसिस प्रोसेस से बनते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस तरह से हमने 3 लेयर्स पढ़ लिया। बाहरी जो लेयर्स था उसको हम एपिडर्मिस, जो अंदर वाली लेयर्स थी उसको हम एंडोथेशियम, और 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर्स की। उसके अंदर जब हम जाएंगे एंथर के अंदर, तो टैपिटम की सेल्स होती है जो एंडोमाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुकेंद्रक हो जाती है। अब जब हम इसके अंदर जाएंगे तो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, यही सेल्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। These cells are known as sporogenous tissue. These cells are known as sporogenous tissue. ये स्पोरोजीनस टिश्यू यानी बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं, परागकण पॉलिन ग्रेन का निर्माण करने में मदद करती हैं। इसी से परागकण का निर्माण होता है। तो इस तरह से आज हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा। एंथर का जो स्ट्रक्चर है, अभी जस्ट मैंने बताया कि यह एक बाइलोब्ड टेट्रागोनल बाइलोब्ड नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ईच एंथर लोब हैज़ 2 चैम्बर। एक लोब में हम देखेंगे, एक लोब हर एक पाली में देखेंगे कि 2 चैम्बर हैं। ठीक है। The 2 chamber has long and cylindrical pollen sac. हम देखेंगे कि प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी मौजूद है, और ये लघु बीजाणुधानी हर एक से बहुत सारे सेल्स से जुड़ी रहती है। तो बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम योजी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बीच में तो बहुत सारे सेल्स हैं, बीच में ये पूरा फिल रहता है सेल्स से, और हर एक दूसरे से ये योजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से ये ज्वाइन रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रोल ऑफ टैपिटम। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब आखिर ये टैपिटल सेल्स जो हैं क्या फंक्शन प्ले करते हैं, तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपिटम, तो इसको भी लर्न करना है आपको। तो अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि इसके क्या फंक्शन। अब जो हम लोग देखेंगे रोल ऑफ टैपिटम। टैपिटम का क्या रोल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पॉलन ग्रेन्स। अभी हमने देखा था कि जो टैपिटम है चारों तरफ से स्पोरोजीनस टिश्यू के चारों तरफ घिरा हुआ था, और यही स्पोरोजीनस टिश्यू हैं जो कि मातृ कोशिका का रोल प्ले करने लगती हैं, मातृ कोशिका की तरह बिहेव करने लगती हैं, और फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो आखिर उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो यही टैपिटम की सेल्स हैं जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी कि पोषण प्रदान करती हैं, और पोषण लेती है वो स्पोरोजीनस टिश्यू, और फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट रोल ऑफ टैपिटम इज टू produce sporopollenin for exine formation. Dear students, ये एक्साइन जो है वो कवरिंग है परागकण की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज एक्साइन। एक्साइन यानी कि बाह्य चोल होती है। 2 परतें होती हैं परागकण में, एक होती है बाह्य चोल और एक होती है आंतरिक चोल, यानी एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो एक केमिकल से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस जो है वो उसको बनाने में मदद करती है टैपिटम की सेल्स। तो स्पोरोपोलिनिन टैपिटम के सेल्स की वजह से बनती हैं, और ये स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने में मदद करती है, अर्थात ये पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को बनाती हैं। जो स्पोरोपोलिनिन है वो किसी भी एंजाइम के द्वारा
निम्नीकृत नहीं होता, अर्थात इट इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, यानी कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। स्पोरोपोलिन इतना स्ट्रांग, इतना हार्ड ऐसा सब्सटेंस है कि कोई भी एंजाइम्स के द्वारा ये डाइजेस्टिबल नहीं है, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक वसा सामग्री से बनी होती है। बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इट इज़ प्रिजर्व्ड एज माइक्रोफॉसिल, इसलिए इसको हम माइक्रोफॉसिल के रूप में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अगर पॉलिन ग्रेन्स है तो उसको प्रिजर्व, उसका कोई भी पार्ट्स प्रिजर्व नहीं हो सकता, केवल उसका बाह्य चोल यानी कि उसका एग्जाइन जो है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो कभी डिग्रेड, कभी ख़त्म नहीं होती है। सो चिल्ड्रेन, आज हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्म में कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर एंथर का स्ट्रक्चर भी देखा, स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखा एंड रोल ऑफ टैपिटम देखा। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन कमिंग वीडियो।